हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मोशन के सेकेंड पार्ट में जो है हमने एक्सीलरेशन तक जो है चर्चा किया था। फिर से यहाँ पे एक्सीलरेशन को जो है देखते हैं एक्सीलरेशन क्या है। तो एक्सीलरेशन इज वो एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। टाइम के साथ साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंजिंग आए तो वहीं पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब जो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बाय टाइम होता है। ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हम सेकंड पार्ट में जो है इसको पूरा फुल रूप से जो है इसको डिस्कस किया जा चुका है। तो बेटर ये रहेगा कि आप सेकंड पार्ट को पहले देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग आए हुए थे, देखते हैं। द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हम लोग देख चुके थे। यहाँ A इज इक्वल टू V-U/T ये फार्मूला हो गया एक्सीलरेशन फाइंड करने का। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन विल बी 0। अगर कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेलोसिटी से जब मूव कर रही हो उस समय में जो है एक्सीलरेशन जो है 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं एक्सीलरेशन तभी जो है प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है मूव कर रही है तो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा नहीं, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा नहीं। इसलिए कोई बॉडी जो है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें एक्सीलरेशन 0 माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, इस फोटोग्राफ्स को हम समझते हैं। फर्स्ट फोटोग्राफ्स में दिया हुआ है अ कार स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट्स। जैसे ही ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन होती है तो यहाँ से कार जो है चलना शुरू करता है, यानी अपने स्पीड में चेंजिंग लाता है। फिर सेकंड में दिया हुआ है अ कार स्पीडिंग अप व्हेन इट लीव्स द सिटी एंड स्पीड लिमिट एंड्स, स्पीड इज चेंजिंग। यानी जैसे ही जो है ट्रैफिक से जो है कार निकलती है और भीड़ भाड़ के एरिया से जो आगे बढ़ती है तो ये अपने स्पीड को बढ़ा देती है, यानी फिर यहाँ भी स्पीड में जो है चेंजिंग आ रहा है। फिर नेक्स्ट में है अ कार मूविंग अराउंड अ बेंट एट अ कांस्टेंट स्पीड हियर द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज चेंजिंग। टर्निंग के समय जो है ये जो कार है अपने जो है स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो जानते हैं डायरेक्शन को चेंज करने पे भी जो है वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो है फोर्थ नंबर फोटोग्राफ्स में अ बॉल बीइंग हिट बाय टेनिस रैकेट बोथ द बॉल्स स्पीड एंड द डायरेक्शन आर चेंजिंग। यानी जब टेनिस रैकेट से जो है इस बॉल को हिट किया जाता है तो बॉल का जो है स्पीड और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाता है। अब चलते आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन जो है दो टाइप के होते हैं। एक्सीलरेशन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से एक्सीलरेशन? एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक्सीलरेशन पढ़े हुए हैं। एक्सीलरेशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को समझते हैं। A body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal interval of time। यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में किसी ऑब्जेक्ट को तभी कहा जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन पे जो है मूव कर रहा हो और एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा हो। मतलब ये कि मानते हैं कि कोई कार जो है यहाँ से चलना शुरू की है और जो है 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड रहा। फिर जो है 10 सेकेंड में जो है इसका वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर जो है 15 सेकेंड में जो है इसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब जो है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जो है फिक्स वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है। यानी इसमें जो है फर्स्ट 5 सेकेंड में 5 मीटर का वेलोसिटी चेंज हुआ,
5 मीटर पर सेकेंड का, और नेक्स्ट जो है 5 सेकेंड के बाद जो है फिर 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में और इंक्रीजमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में फिर 5 मीटर पर सेकेंड का और वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो गया, यानी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ जो है मूव कर रहा है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज जब हो जाए तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ जो है मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे जो है एग्जाम्पल में समझा रहा है, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन। जब ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर गिराया जाता है तो ऑब्जेक्ट का गिरना जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन में आता है, यानी जितना नज़दीक आता है उतना ही जो है उसका वेलोसिटी जो है बढ़ते जाता है। एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होते जाता है। तो ऊपर से जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर गिराया जाता है तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो बॉडी जो है एक्सीलरेट होता है, यानी वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड होता है। फिर नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ अ बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ द रोड when the rider is not paddling and wind resistance is negligible is also example of the uniformly accelerated motion। यानी कोई साइकिल सवार जो है जब वो स्लोप पे जाता है, ढाल पे जाता है तो वो पैडल चलाना बंद कर देता है। ऐसे जब स्लोप पे जाता है, जब स्लोप से नीचे की ओर जो एक साइकिल सवार उतरता है तो वो पैडल चलाना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में भी जो है उस साइकिल के वेलोसिटी में जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग होता है, यानी वो भी जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन उसमें जो है प्रोड्यूस होता है। यहाँ देखना है एयर का रेसिस्टेंट 9 के बराबर मानना है, यानी मान के चलना है कि जब साइकिल जो है नीचे की ओर लुढ़क रही है तो एयर जो है और साइकिल पे जो है 9 के बराबर जो है दाब डाल रहा है। उस कंडीशन में जो है वो साइकिल जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो स्लोप पर से जो है नीचे की ओर आना भी जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेंगे, थर्ड कंडीशन में दिया हुआ है, द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। वैसे ही जो है जब इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉल को नीचे की ओर लुढ़काया जाता है, एक बॉल को नीचे की ओर लुढ़काया जाता है, यहाँ से नीचे की ओर लुढ़काया जाता है, तो इस कंडीशन में भी जो है जैसे जैसे जो है बॉल नीचे की ओर आता है वैसे वैसे बॉल का जो है वेलोसिटी जो है इंक्रीज होते जाता है। तो इस कंडीशन में भी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो है इंक्रीज होता है। तो इंक्लाइंड प्लेन पे बॉल का नीचे की ओर लुढ़कना भी जो है ये एग्जाम्पल आएगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में। आई बात समझ में। फिर तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे एक बार फिर ये समझ ले, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए तो हम समझेंगे कि बॉडी जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। यानी ये वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया सपोज, और इसके बीच का ग्राफ अगर जो है स्ट्रेट लाइन हो तो हम समझेंगे कि बॉडी जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। याद रखिएगा, जैसे हम इसके पहले पढ़े हुए थे कि टाइम और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, और जस्ट वैसे ही अगर वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ जो है एकदम स्ट्रेट लाइन हो तो समझेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वैसे ही है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप लोग समझ भी गए होंगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी अगर इंक्रीज करता है तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से एक्सीलरेटेड है। यानी जब कोई बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो है इंक्रीज करता है, तब हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है। यानी मानते हैं कि यहाँ से शुरू करता है कोई ऑब्जेक्ट चलना, फर्स्ट 5 सेकेंड में जो है उसका वेलोसिटी रहता है 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड में यानी 10 सेकेंड के बाद जो है इसका वेलोसिटी जो है 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो है इसका वेलोसिटी जो है 27 हो जाता है। और फिर नेक्स्ट जो है 5 सेकेंड में यानी पिन 15 हो जाएगा और यहाँ 20 पे, और मानते हैं ये 33 हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो है इसका वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकेंड और बढ़ गया तो 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर नेक्स्ट 5 मिनट में जो है 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो है 8 नहीं हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड का जो इंक्रीजमेंट हुआ है। तो पहले जो है यहाँ पे हो रहा है 15 का इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे हो रहा है 2 का, फिर हो रहा है 6 का। तो यहाँ पे देखेंगे अनइक्वल ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का गैपिंग तो सेम है, बट स्पीड का वेलोसिटी का गैपिंग सेम नहीं जा रहा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल से हम समझेंगे कि कब हम समझेंगे कि कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है और कब जो है बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आपको यदि आता जाए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज अ कर्व्ड लाइन। वैसे ही जो है अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ जो है कर्व लाइन हो जाए, कौन सा लाइन हो जाए? कर्व लाइन हो जाए, तो समझेंगे कि बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड हो रही है। फिर से याद करेंगे, अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाए तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड होगा उसमें, यानी वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ जो है मूव कर रही है। अगर वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ के बीच का ग्राफ जो है अगर कर्व लाइन में आ जाए तो समझेंगे कि वो बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म से जो है एक्सीलरेट कर रही है। ये पहचान है, अब समझना बहुत आसान है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिटार्डेशन। क्या लिखा हुआ है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हिंदी में मंदन बोलते हैं। इसको डी एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, या निगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं, बट ज़्यादातर यूज किया जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन का जब निगेटिव वैल्यू होता है ना, द निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज नोन एज द रिटार्डेशन। यानी जब किसी इनिशियल वेलोसिटी जो है बड़ा हो जाए और फाइनल वेलोसिटी छोटा हो जाए तो उस कंडीशन में जो है एक्सीलरेशन का वैल्यू जो है निगेटिव आता है। जब एक्सीलरेशन का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ना वो स्लो हो रहा है। एक्सीलरेशन का निगेटिव वैल्यू बताएगा, निगेटिव जो साइन बताएगा कि वेलोसिटी जो है स्लो हो रही है। तो स्लो वेलोसिटी हो रही है, उसी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो इसमें लिखा भी होगा, आप लोग देख रहे हो, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजेज देन द एक्सीलरेशन इज निगेटिव। एक्सीलरेशन कैसा होता है? निगेटिव होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होता है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आता है, और वेलोसिटी में जो है डिक्रीजमेंट होता है तो एक्सीलरेशन निगेटिव होता है, और निगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जब किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में हरास होने लगता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है डिक्रीज होने लगता है, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है रिटार्ड हो रहा है। रिटार्डेशन इज द मेजर in the same way as the acceleration, that is the retardation is equal to the change in velocity by time taken। यानी जिस तरह एक्सीलरेशन को मेजर किया जाता है वैसे जो है रिटार्डेशन को भी मेजर किया जाता है। बस पहचान ये है कि एक्सीलरेशन जब पॉजिटिव आ जाए तो वो एक्सीलरेशन होगा, और जब
ए का वैल्यू निगेटिव आ जाए यानी एक्सीलरेशन का वैल्यू निगेटिव हो जाए तो उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। तो इसका भी ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का भी होता है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन का भी वैल्यू होता है। रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सीलरेशन, ये भी जो है वास्तव में एक्सीलरेशन ही है बट निगेटिव साइन के साथ, यानी रिटार्डेशन इज एन एक्सीलरेशन विद द निगेटिव साइन के साथ ये भी जो है एक्सीलरेशन ही होता है। तो इसका भी जो है वही फार्मूला होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। जैसे एक चीज़ समझोगे, मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाया जाता है, आपको पता है यू से इंडिकेट किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी को। और मानते हैं किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन लिया गया, एक्सीलरेटर जो है लिया गया, तो फाइनल वेलोसिटी जो है मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड हो गया 10 सेकंड के बाद। तो इस समय जो है अगर ए निकालना हो तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, v यानी है 20 माइनस यू कितना है 10 बाई टाइम कितना है 10। इस तरह सॉल्व करेंगे तो 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 और नीचे 10 है तो 10 से 10 कट गया 1 आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सीलरेशन, 1 प्लस में है। अगर वहीं यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वहीं जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड है और ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है कोई ऑब्जेक्ट, अचानक जो है गड्ढा आता है और ब्रेक लेने पे उसका फाइनल वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ब्रेक लेंगे तो वेलोसिटी कम होगा, ये हो जाता है मान लेते हैं 5 सेकंड के बाद जो इसका वेलोसिटी घट करके 15 मीटर पर सेकंड होता है। इस समय एक्सीलरेशन निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो फाइनल वेलोसिटी 15 है और इनिशियल वेलोसिटी 20 है, बाई टाइम कितना है 5 है। तो 15 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब बाई कितना है 5, तो 5 से 5 कट कर देंगे तो -1 आया, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बताएगा माइनस जब लग गया तो इसका मतलब जो है वो ऑब्जेक्ट रिटार्ड हो रहा है, यानी उसके वेलोसिटी में जो है डिक्रीजिंग हो रही है, यानी उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो माइनस एक्सीलरेशन विथ द नेगेटिव साइन इज नोन एज द रिटार्डेशन। आई बात समझ में ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है लगभग एक ही समय का एक ही टाइप का होता है, बट ये वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी को भी वैसे ही लिखते हैं, v लिख करके नीचे a भी लिख देंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ये फार्मूला हो गया। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, या इनिशियल वेलोसिटी का जो है एवरेज वेलोसिटी का ये सिंबल होता है, v के ऊपर बार लिख देंगे तो इट इज़ द सिंबल फॉर द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते हैं बाई टाइम। सपोज मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है बाई टाइम मतलब ये बाई 2, यहाँ पे फार्मूला पे ध्यान देंगे, बाई 2 होगा। जैसे मानते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकंड है, तो उस सब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v, यानी 20 प्लस 30 बाई 2। तो ये 20-30 को ऐड करेंगे तो 50 बाई 2 हो गया। 50 से 2 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 लिख देंगे, 25 मीटर पर सेकंड जो है एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। बहुत आसान है, आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग केवल थ्योरी देखेंगे, न्यूमेरिकल हम बोल चुके हैं। न्यूमेरिकल जो है हम एक साथ करेंगे, इस चैप्टर का जितना न्यूमेरिकल है, जितना क्वेश्चन बनने वाला है, सब एक साथ करेंगे। तब तक जो है आप थ्योरी को समझिए, थ्योरी बहुत ज़रूरी है समझना। थ्योरी समझ लीजिएगा तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए जो है हमें क्या क्या समझना पड़ेगा।
तो ये है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यानी इसको हम शॉर्टली जो है इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 3 तरह के होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तरह के होते हैं। पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सिलरेशन और t मतलब टाइम। एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को जो है डिराइव भी किया जाता है। हम डिराइव कराना भी बताएंगे, डिराइवेशन के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी नहीं हो पाएगा। तो ये आपका एक पहला इक्वेशन हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप इसे याद रखोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है पहला। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इंडिकेट करता है डिस्टेंस को और u तो आप जानते ही हैं इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम और a फॉर एक्सीलरेशन। ये हो गया डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें समझना भी पड़ता है कि किस तरह के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 फार्मूला भी अप्लाई करना पड़ता है। तो कब हम किस फार्मूला का अप्लाई करेंगे ये हमें समझना पड़ेगा। चलिए आप याद रखिएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इन्हीं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया है और एक पहले पढ़े हुए हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये एक्सीलरेशन फाइंड करने का। इन्हीं 4 फार्मूला को अप्लाई करके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कोई हार्ड नहीं है, कोई ज़्यादा जो है माथा पच्ची वाला नहीं है, बस ये थोड़ा जो है माइनर दिमाग लगाना होता है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे, जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तब तक ये देखिए, पहले ये दिया हुआ है यहाँ पे कुछ, आप लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये वाला, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द मोशन वी वुड रिमेंबर दैट, यानी मोशन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें ये 3 पॉइंट्स समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है, इफ़ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ है स्टेशनरी पोजीशन में और वो चलना शुरू करता है, तो रुके हुए कंडीशन से जब वो चलना शुरू करेगा तो उस स्टेज में जो है, जब रुका है तो इसका मतलब वो चल नहीं रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा। u का वैल्यू 0 माना जाएगा और जैसे ही उसका वेलोसिटी वो आगे बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी होगा, तो जो आगे बढ़ने के बाद जो वेलोसिटी आएगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा। तो इस तरह कुल मिला के हम ये कहेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में हो तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। फिर नेक्स्ट है सेकंड नंबर, देखिएगा सेकंड नंबर, इफ़ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट इट्स फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। अगर चलते चलते बॉडी जो है क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए। अगर मानते हैं हम शुरू से ही ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है और चलने के बाद कुछ समय के बाद वो रुक जाती है, तो रुकने के बाद जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? 0। शुरू से चल रही है 2 मीटर पर सेकंड के, तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगा और चलने के बाद कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं रुकेगी, जब रुक जाएगी तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी जब कोई बॉडी जो है आगे चल करके रुक जाती है तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 माना जाता है। ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, इफ़ अ बॉडी मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन से यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में रहती है, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब जो उसके वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं हो रहा है, जब वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होगा तो उसका एक्सीलरेशन कितना माना जाता है? 0 माना जाता है, a0 माना जाता है। इसी पे जो है ये बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं। क्वेश्चन तो अभी हम नहीं करा पाएंगे, क्वेश्चन के लिए जो है अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आप देख रहे हो ये वाला, थोड़ा एक बार इसको समझ लिया जाए। ऐसा जो है सिचुएशंस जो है हम लोग अपने
इंडिया में जो है हमेशा देखते रहते हैं। दिया हुआ पढ़िएगा आप लोग। इंडियन रेलवेज इज़ द लाइफ लाइन ऑफ आवर नेशन। हमारे देश का लाइफ लाइन किसको माना जाता है? इंडियन रेलवे को माना जाता है। वी शुड नॉट डू एनीथिंग विच में हिंडर द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ आवर द ट्रेन इन एनी वे। सम प्रॉब्लम्स हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ हैंगिंग ऑन द डोर ऑफ द compartments of running trains or of traveling on the roof of the compartment. These practices have resulted in many accidents leading to severe injuries to such people and even death. Such undesirable practice must be stopped. यानी ये एक तरह से जो है आपको ये मना कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है कि इस तरह का जो है आदत जो है बहुत ख़राब है। इस आदत में जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये अचानक एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट होने के बाद इंजर्ड भी व्यक्ति हो सकता है। इंजर्ड के साथ साथ जो है वो डेथ भी हो सकता है। ये सारा चीज़ दिया हुआ है। और सेकंड तो आप देख रहे हैं न्यूमरस ट्रेन एक्सीडेंट्स टेक प्लेस एट अनमैनेड रेलवेज लेवल क्रॉसिंग इन आवर कंट्री। एंड दिया हुआ है कि अधिकांश जो एक्सीडेंट होते हैं वो रेलवे के जो कर्मचारी है, रेलवे के जो गार्ड्स है, वो सही ढंग से जो है अपने ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिस कारण जो है ये ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है। यानी वो टाइम से जो है सिग्नल को नहीं गिराएंगे, टाइम से नहीं उठाएंगे तो एकदम एक्सीडेंट होगा ही होगा। ये सब समझाया हुआ है। इस तरह से आपको जो है ये आगाह भी कर रहा है कि ये सारी जो है बुरी आदतें हैं, इसको हम ना करें। चलिए यहाँ पे देखते हैं फोटोग्राफ्स के माध्यम से हम समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। A racing car can attain a speed for more than 60 मीटर पर सेकेंड, यह दिया हुआ है, और more than 216 किलोमीटर पर आवर। एक रेसिंग कार जो है अटेंस a स्पीड ऑफ मोर देन 60 मीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा का जो है स्पीड अटेंस कर सकता है। कितना फास्ट है ये। नेक्स्ट है दिस इज़ द थ्रस्ट। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्रस्ट भी पढ़ना है। दिस इज़ द थ्रस्ट SSC rockets car which broke the world land speed record in 1997. It achieved a top speed of 340 मीटर पर सेकेंड। ये जो है दिया हुआ है SSC रॉकेट है जो 1997 में बने वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ये अपना जो है स्पीड जो है अचीव किया 340 मीटर पर सेकेंड, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा है। 1224 किलोमीटर पर आवर है, बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब जो है न्यूमेरिकल्स है। अब यहाँ पे जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में पहला जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से एक रिवीजन भी है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये है, देख रहे हो ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच का डिस्टेंस टाइम के बीच अगर स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनता है तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से है। किस स्पीड से चल रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। हम आपको बता भी चुके थे पहले, ऊपर सेकंड पार्ट के वीडियो में जो है पढ़ा जा चुका है कि अगर टाइम और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ जो है स्ट्रेट हो तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ ले। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तो स्पीड ही फाइंड किया जाता है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यानी डिस्टेंस और टाइम पे क्या डिपेंड करता है? स्पीड डिपेंड करता है। इस तरह एक फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये ऊपर हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं हम लोग। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड। वही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है ना, वो स्पीड को शो करता है। तो डिस्टेंस टाइम के बीच जो आएगा वो स्पीड को ही शो करेगा, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम पे कौन डिपेंड करता है? स्पीड डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये पढ़ भी चुके हैं हम लोग। अगर डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ, डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ अगर कर्व लाइन में हो तो इसका मतलब जो है ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप देखोगे। इफ़ हाउएवर द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म देन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल एंड टाइम इज कर्व लाइन।
अगर जो है ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ जो है कर्व लाइन में बनेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। वही बात बता रहा है। फिर इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ कर्व लाइन देन इट्स स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ जो है अगर कर्व लाइन हो तो इसका मतलब बोलेंगे कि स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो स्पीड बोलेंगे कि यूनिफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, याद करते चलिएगा सभी। इफ़ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ड्रॉन देन इट विल बी स्पेशली रिप्रेजेंट वेलोसिटी। हम बता भी चुके हैं कि टाइम और डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को, और वहीं जो है टाइम और डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ जो है स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे देखोगे स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझोगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है 3 तरह का होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ 3 तरह का होता है। यहाँ पे पहले समझेंगे हम लोग। ये हो गया टाइम हो गया और स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया और स्पीड हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। हमारे पास जो है 3 तरह के जो है स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। अगर स्पीड जो है कांस्टेंट हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है एक ही स्पीड से चल रहा हो, एक ही स्पीड से, यानी उसके स्पीड में चेंजिंग नहीं हो, तो टाइम और स्पीड के बीच का ग्राफ जो ऐसे बनता है, यानी पैरेलल टू टाइम बनेगा, पैरेलल टू टाइम बनेगा। अगर ये हो गया टाइम और ये हो गया स्पीड, अगर किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है तो टाइम और स्पीड का ग्राफ कैसा बनेगा, टाइम के पैरेलल बनेगा, टाइम के पैरेलल बनेगा। ये कब होगा, जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा। फिर जो है सेकंड केस में व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट। अगर जो है किसी बॉडी का स्पीड जो है यूनिफॉर्म रेट से जो है चेंज होता हो तो उस टाइम देखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट। इसके ऊपर वाले को देखे थे कि स्पीड कांस्टेंट था, अगर स्पीड जो है एक समान रेट से जो है चेंज हो तो टाइम और स्पीड के बीच का ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। टाइम और स्पीड के बीच का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। कब, जब स्पीड जो है यूनिफॉर्म रेट से जो है चेंज हो रहा हो। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक तरह का और आएगा, ये है, यहाँ पे देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ये है स्पीड टाइम ग्राफ। तो इस तरह कितने तरह के स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं, 3 तरह के। एक होंगे, एक ग्राफ ऐसे होंगे जिसमें जो है टाइम कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट रहता है। दूसरा ये कि स्पीड जो है यूनिफॉर्म रेट से जो है चेंज हो रहा हो। और तीसरा है कि स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा हो। नॉन यूनिफॉर्म रेट से जब स्पीड चेंज होगा तो उस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज होगा, यहाँ पे देखोगे नॉन यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज होगा, अगर स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म रेट से जो है अगर ये चेंज होगा तो ग्राफ जो है कर्व लीनियर बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व लाइन में बनेगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ 3 तरह के होते हैं। अगर जो है स्पीड जो है कांस्टेंट हो तो ग्राफ जो है टाइम के पैरेलल बनता है। अगर स्पीड जो है यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा हो तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर जो है स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म रेट से जो है चेंज हो रहा हो तो ग्राफ जो है कर्व बनता है। आपको हम फिगर के थ्रू जो है बता भी चुके थे। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। ये भी जो है वो ये बता रहा है कि एक समान रेट से जो है स्पीड बढ़ रहा है, और ये जो है बता रहा है एक समान रेट से जो है स्पीड घट रहा है। ये घटने का है, वो बढ़ने का है, बट दोनों में जो है एक समान रेट से इसमें घट रहा है, एक समान रेट से उसमें बढ़ रहा है। इन दोनों को हम बोलेंगे स्पीड विथ
चेंजिंग ऑफ यूनिफॉर्मली, स्पीड चेंजिंग विथ यूनिफॉर्मली, और ये भी हो जाएगा स्पीड चेंजिंग विथ यूनिफॉर्मली। और यहाँ पे देखोगे स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। शुरू में जो है यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक गया है, उसके बाद यहाँ यानी अब यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक जो है चेंजिंग नहीं हुआ है, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जो यूनिफॉर्म चला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड जो है कांस्टेंट चला है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट है, उसके बाद जो है स्पीड में बढ़ोतरी होने लगा है, इसलिए ग्राफ ऐसे हो गया है। तो आप समझ चुके हैं। और ये देखो क्या बता रहा है, ये बता रहा है ग्राफ की ये ग्राफ देख के क्या समझ रहे हो, ग्राफ देख के हम यही समझ रहे हैं कि शुरू में जो है ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है ना, और उसके बाद जो है कांस्टेंट हो जा रहा है, उसके बाद स्पीड क्या है कांस्टेंट है। और पहले शुरू में जो है स्पीड क्या है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद स्पीड कांस्टेंट हो रहा है, उसके बाद स्पीड धीरे धीरे घट रहा है, यानी यहाँ से यूनिफॉर्म रेट से जो है स्पीड इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट से जो है स्पीड स्लो हो रहा है, रिटार्ड हो जा रहा है। ये ग्राफ इस चीज़ को बता रहा है। ये सब डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम बताएंगे एक साथ जो है पूरा डेरिवेशन कराएंगे। अब यहाँ पे आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मोशन रिलेटेड विद सर्कल शेप, सर्कुलर मोशन में आएंगे हम। यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म जहाँ लगेगा तो समझ जाइएगा, जहाँ भी आप यूनिफॉर्म समझ जाइए लगेगा वहाँ पर समझ जाइएगा एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल या इक्वल स्पीड ट्रेवल या इक्वल वेलोसिटी, इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल वेलोसिटी या अमाउंट ऑफ इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अमाउंट ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जहाँ भी आपको यूनिफॉर्म लग जाए और जहाँ नॉन यूनिफॉर्म लगा हुआ दिखाई दे तो वहाँ पे समझ जाइएगा अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी या अनइक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड या अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है सर्कुलर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है अभी इतना ही तक रहने देते हैं। बस एक वीडियो में और जो है ये मोशन जो है पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि डीपली पढ़ने के लिए जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत लंबा जो है चैप्टर है, इसलिए हम लोग डीपली पढ़े हुए हैं, इसलिए इतना लंबा टाइम लग रहा है। एक क्लास और लगेगा, एक पार्ट का और वीडियो होगा और ये समाप्त हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल लाएंगे और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में जो है डेरिवेशन लाएंगे। इस तरह जो है मोशन जो है 100% जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।